खुश रहो जी। आपने देखा आज हमने अपराध मुक्त भारत पार्टी को बनाने का संकल्प जारी कर दिया है। बधाई और कांग्रेचुलेशन चाचा जी। नहीं, आपको नहीं लगता है कि इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प है? नहीं, सही कहा आपने, बिना उसमें कूदे हुए कुछ होगा नहीं। नहीं, सवाल ये है कि मैं यूपी के चुनाव के परिणामों से बहुत दुखी हूं। मैंने माननीय योगी जी का खुद प्रचार किए और ढेर सारे वीडियो भी जारी किए उनके हित में। हाँ। और अभी जब परिणाम सामने आया हाँ। तो मैं दुखी हुआ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश की हर सीट पर हाँ। भाजपा, योगी और मोदी, हाँ। इनका चेहरा लड़ रहा था। जो उम्मीदवार का चेहरा था वो महत्व नहीं रख रहा था। हाँ जी। ये बात सही है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल 101% सही है। लोगों ने एक बुलडोजर मुख्यमंत्री को, एक एनकाउंटर एक्सपर्ट मुख्यमंत्री को जो है ना इसलिए विजय कराया क्योंकि उसे लगा कि उसे अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश मिलेगा। बिल्कुल सही। महिलाएं जो है बिना किसी भय के जो है आ जा सकेंगी, उन्हें कोई दुष्टता पूर्वक तंग नहीं कर सकेगा, उनकी छेड़खानी नहीं होगी, बलात्कार तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैंने देखा कि जो परिणाम आए हैं वो 205 जो है उसमें अपराधी हैं, 403 में 205, तो अब विधानसभा में मेजॉरिटी अपराधियों की होगी। जब लोगों ने योगी और मोदी के चेहरे को ही वोट दिया था तो इन दुष्टों ने हमारे ऊपर इन अपराधियों को क्यों थोप दिया? हाँ, ये सही है आपका। इन्हीं अपराधियों को मंत्री बनाया जाएगा और ये दुष्ट मंत्री अपने मंच पर जो है अपराधियों को बिठाएंगे और उनका जो है महिमा मंडन करेंगे और उनके चंगू मंगू एक गुंडे बदमाश अपराधी आम जनता पर जो है अत्याचार करेंगे और उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं होगी। सही है। ये तो महादुष्टता है। जब मैं 2016 में एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म जब इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया उस समय मैंने 18 बिंदु का एक पत्र माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को लिखा था, जिसमें बहुत सारे सुझाव थे कि डीमोनेटाइजेशन को कैसे एक सफल बनाया जाए और कैसे जो उससे आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा किया जाए। उसमें एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था और जो सुझाव था कि आपने जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खोल दिए हैं, तो अब कुछ रह गए हैं तो उनके अकाउंट खोल दिए जाएं, लेकिन ये एक्सचेंज बिजनेस को बंद किया जाए, क्योंकि लोग बाग मजदूरी देके उन्हें लाइन में लगा के अपना अवैध पैसा एक्सचेंज करा रहे हैं। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, पर वो उसको कैसे, उनका पैसा है कि कोई, ये बड़ा ही माइक्रो लेवल का काम है। मेरा तो बड़ा सिंपल सा काम था, किसी का भी पैसा होता वो अपने अकाउंट में पैसा जमा करता, राइट? हम युद्ध स्तर पर उसको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी छाप के जो है ना उसके घर पे पहुंचा देते, राइट? तो उसका काम नहीं रुकता, उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता। वो थोड़े बहुत पैसे जो है जहाँ पे इवन एटीएम नहीं था वहां पे मोबाइल एटीएम की व्यवस्था की जा सकती थी जो प्रस्तावित थी। उसमें पीओएस में भी जो है आदमी खरीद भी सकता था और थोड़ा बहुत उसे वहां पैसा भी मिल सकता था, राइट? तो हमारी अच्छा दूसरी बात है, आपने पैसा जमा किया, आप मजदूर हैं और आपके उसमें 50 लाख जमा हो गया, तो कल जो है वो 50 लाख कहाँ से आया इसकी इंक्वायरी करने में कितनी देर लगना थी? ये बात तो सच है, परंतु इतना माइक्रो लेवल पे है जिसने 50,000 जमा किया जो मजदूर है या अरे भाई, तो आप 50,000 को पहले क्यों देखना चाहते हैं? जिसने 100 करोड़ जमा किए पहले उससे देखते ना उसको। हाँ बिल्कुल सही भाई, ऊपर से आप करते जाते और ये 10 साल तक करते ना, क्या दिक्कत है? नहीं, बात समझाए कि नहीं आया? सही है, आप 10 साल तक करते ना। पर 10 साल में तो विपक्ष और वो हाहाकार मचा देता। वो कोई हाहाकार नहीं मचा देता, हाहाकार तो इसमें भी मचाया लोगों ने, हाहाकार तो बिल्कुल नहीं मचता। देखो एनीवे, लेकिन आप ये बताइए, जब ये पीआईएल लग रही लगातार
कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर और सदाचारी होना चाहिए, तो कानून के निर्माता अनपढ़, गंवार और अपराधी क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये दुष्टता क्यों है भाई? एक दुष्ट जो ना नेहरू था, उसने जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट इसलिए इस तरीके का बनाया जिससे वो सब गोरख धंधे कर सके। नेहरू के जमाने में जो चुनाव होते थे उसमें गुंडे जाते थे, और दो तरीके के गुंडे होते थे। एक बूथ कैप्चरिंग के गुंडे होते थे और दूसरे गुंडे होते थे कि जो लोग पक्ष के नहीं हैं उनको पोलिंग बूथ पे ना पहुंचने दिया जाए। हाँ। तो वो गुंडे जो है, जो पक्ष के लोग नहीं होते थे उन्हें ब्लठे तो जो है ना वो उसके हिसाब से उन्हें बूथ पे नहीं जाने देते थे और उनके फर्जी वोट गिरते थे। आपको ये मालूम है कि नहीं? नहीं पता है तो बिहार में और वहाँ पे तो नहीं सब जगह होते थे। देखिए कम ज्यादा हो सकता है, 100% सब जगह होता था। तो ये जो डेमोक्रेसी के मसीहा हैं, ये दुष्टता के मसीहा थे। अभी जो है, कल मैं प्रखर श्रीवास्तव का एक वीडियो देख रहा था और उन्होंने उसमें पूरा तथ्यात्मक रेफरेंस दिया कि जो विदर्भ जो पहले नागपुर में जो सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था, द्वारका प्रसाद मिश्रा उसके गृह मंत्री थे। और उन्होंने कहा कि जब गांधी जी को मारा तो गॉडसे का जो है किस जाति का ब्राह्मण है से लेके हर चीज जो है कांग्रेसी नेताओं ने वहां पहुंचाई, और संचार के साधन ना होने के बावजूद भी कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा नरसंहार किया गया, ब्राह्मणों को मारा गया। तो कांग्रेसी नेताओं ने केवल 1984 में श्रीमती गांधी के मरने के बाद जो है सिखों का नरसंहार नहीं किया। इसके पहले जैसे एक ये आया है, ऐसे और भी बहुत सारे आए होंगे जो अपन को मालूम नहीं होंगे। इसका मतलब है ये कांग्रेसी थे या शुद्ध अपराधी थे। और उन प्रकरणों में इन कांग्रेसियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? कहाँ भेजा गया? आप देखिए अभी आप वहाँ पे राजस्थान में भी वही हो रहा है। वो तो पूरी गवर्नमेंट बैठी हुई, अब तो पूरा सभी लोग हैं, कोई सब चुप, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। मेरा बड़ा सिंपल कहना है, कल के उनके डीजीपी साहब का जो आपने बयान देखिए, वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे प्रवक्ताओं वहाँ के, उनका देखिए वो एक काउंसलर है, वो बोल रहे हैं वो एक काउंसलर है। वो साहब का कहने का तरीका देखिए। नहीं, वो प्रवक्ता क्यों नहीं होंगे? जिनकी मेहरबानी से वो जो है ना उस पद पे पहुंचे हैं और उनकी मेहरबानी से उस पद पे बने हुए हैं, तो उन डीजी महोदय के पास और कोई विकल्प है क्या? नहीं, डीजी महोदय एक संविधान, वो आप ये तो आप कह रहे हो ना, आईपीएस है, सिलेक्टेड है। जो आईपीएस है वो अपने पद पे बना रहना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि हमें चाटुकारिता के आधार पर चयनित किया है और जब तक हम चाटुकारिता करते रहेंगे तब तक पद पे बने रहेंगे। और वो डीजीपी महोदय अधिकारी डीजीपी महोदय भी पक्ष ले रहे हैं। इसका मतलब वो अपनी काबिलियत से नहीं बने डीजीपी। आप तो बोल रहे पक्ष ले रहे हैं। वो अपने सिर पे पट्टा बांध के घूमने के लिए तैयार हैं कि मैं कांग्रेसी का डीजीपी हूं। यही कारण है कि डीजीपी बिहार और डीजीपी जो है मुंबई लड़ रहे हैं आपस में। डायरेक्टर सीबीआई और वो लड़ रहे हैं, ईडी लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब जो है, जो जिनके जो है भाग्य विधाता हैं, वो सब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनकी स्थिति जो है भीष्म पितामह जैसी है, जो कुर्सी से बने हुए हैं। तो ये बलशाली हो सकते हैं, ब्रह्मचारी हो सकते हैं, विश्व को हराने की ताकत रख सकते हैं, लेकिन ये कुर्सी से बने हुए लोग हैं। आपको अपनी बात का जवाब मिला कि नहीं मिला? नहीं, मुझे मिल गया, पर मतलब मुझे तो मिल गया, पर आप अगर इस तरह से इतने बड़े पद पे प्रदेश का मुखिया अगर ऐसी बात करेगा पुलिस का, तो फिर बाकी तो चलो वो तो राजनीति है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं करेगा, आप ये बताइए। मैं बताता हूँ क्यों करना चाहिए उसे। मैं अभी वो 5 साल के लिए नेता, एक मिनट समझिए आप बात ध्यान से। वो तो 5 साल के लिए है, आप तो 5 मिनट के लिए नहीं रह पाएंगे ना वहां पे। आप जो है वहाँ 5 मिनट डीजीपी से तो मतलब आप मतलब जो भी अधिकारी करेगा वो कुछ भी करेगा। अभी मैं आपका जवाब थोड़ा सा घुमा के देता हूँ, ठीक है ना।
सीधे जी। सीधे जवाब आपको पसंद नहीं आएगा। इन राजनेताओं ने 1861 का पुलिस एक्ट जो है पसंद किया और उसमें कोई फेरबदल नहीं किया, क्योंकि अंग्रेजों ने जिस बर्बर पुलिस का यूज करके अपना साम्राज्य चलाया, इन राजनेताओं को, इन अंधों को बटेर हाथ में लग गई कि ये हमारे लिए काम करेगी, राइट। इसके दौरान ढेर सारे कमीशन, ढेर सारी कमेटियां बनी, एक भी काम सुधार कर नहीं किया, राइट। अब आप जी। जो है, अब आप दूसरी बात समझिए कि 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7.1 दिया था, राइट, जजमेंट। और ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से पूर्णतः मुक्त हो जाएगी, जिसमें जिसमें जो है ना सिक्योरिटी काउंसिल का प्रावधान था, जो किसी ने नहीं बनाया, राइट, नंबर 1। नंबर 2 जो है उसमें इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का था, राइट। तो इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड का वो जो आदेश है वो फॉल्टी रखा गया, क्योंकि उसको पद से कर दिया और उन पदों पर चाटुकारों लोगों को बिठा दिया, जो कि रबर स्टैंप बन गए। उसमें था कि एसएचओ से लेके जो भी कटिंग एज के ऑफिसर हैं वो 2 साल रहेंगे। लेफ्ट, राइट और सेंटर जो है लोगों को 2 साल क्या 2 दिन में हटाया जा रहा है। और जो सुप्रीम कोर्ट ये बात तय कर रही है कि महाकाल में कितना पानी चढ़ेगा, कितना क्या चढ़ेगा, वो उसको ये नहीं दिख रहा है कि उसके आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। 2006 और 2022 के बीच में इन 16 सालों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम करने की तो बात छोड़ दीजिए, नाउ द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज फुल एंड कंप्लीट। सिपाही से लेके डीजी तक इन दुष्ट राजनेताओं की जो है मेहरबानी पे पदस्थ होता है, इन दुष्ट राजनेताओं की मेहरबानी पे ही वहां वो रह पाता है, और वो इन दुष्ट राजनेताओं के कहने पर एफआईआर दर्ज करता है और इन्हीं दुष्ट राजनेताओं के कहने पे अरेस्ट करता है। ये पूरी व्यवस्था एक मौकरी बन के रह गई है। तो आप जब तक बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, यही कारण है कि डीजी बिहार जो है ना डीजी महाराष्ट्र से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने आकाओं की सेवा कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब पंजाब के उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी जा रहे थे और डीजी पंजाब से लगातार वार्तालाप हो रही थी, डीजी पंजाब ने ये नहीं बताया कि चक्का जाम है। जब जो है नरेंद्र मोदी जी वहां ये नहीं लगता सेंट्रल गवर्नमेंट का डर नहीं है उन डीजीपी साहब को? क्या अरे यार, बचा लेगी उनको? हम तो ये कह रहे हैं कि अभी आपने क्या प्रभावी कार्रवाई की? क्या आपने सस्पेंड किया? क्या आपने जो है उनको जो है ना वो जो कम्युनिकेशन बताया जा रहा है कि 2.5 घंटे में उन्होंने कोई बात नहीं कही, उसको लेके उन्हें सस्पेंड करके उनके विरुद्ध ऑफेंस कायम करना चाहिए था? इफ ही वाज मिक्स्ड अप विद एनीबॉडी हु कुड थ्रेटन दैट सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब बेसिकली हंसना और गाल फुलाना तो नहीं हो सकता है ना? सही कह रहे हैं। तो आप जो है हर चीज में लॉन्च करोगे। हम तो कह रहे हैं अपराध करना संभव नहीं होगा, हम तो ये कह रहे हैं दुष्टता करना संभव नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं जिहाद करना संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे अज्यूम करिए धर्म के जो पहलू जिस संविधान में आपको फंडामेंटल राइट दिया है कि कॉन्सेंस के आधार पर आप धर्म मान सकते हैं और कॉन्सेंस के आधार पर ये धर्म को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो यदि उस धर्म में जिहाद लिखी हुई है तो वो संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। ऐसे सभी प्रोविजन सभी धर्मों के जो संवैधानिक की मॉरलिटी, हेल्थ या बेसिक कॉन्सेंस के खिलाफ हैं, वो प्रोविजन जो है अल्ट्रा वायरस करके उन्हें जो है जघन्य अपराध की कैटेगरी में बांटा जाना चाहिए। आज रोड पे मर्डर इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि हत्या जो है एक जघन्य अपराध है। आप जेल में सड़ जाएंगे, आपको आसानी से जमानत नहीं मिलेगी। यदि कल जो है हत्या को एक साधारण नॉन वेलेबल ऑफेंस वेलेबल ऑफेंस बना दिया जाए तो चारों तरफ लाशें दिखने लग जाएंगी। दिखने लग जाएंगी, नहीं दिखने लग जाएंगी? तो ये दुष्ट राजनेता एक अच्छी व्यवस्था को जमीन पे आने ही नहीं देंगे। लिहाजा इन आसुरी और दुष्ट राजनेताओं को पराजित करना पड़ेगा, और वो भी चुनाव में। तो जो फिलॉसफी हम लेके आए हैं उसको आप सुनिए ध्यान से। इनकी औकात नहीं है कि ये जो है ना इनकी जमानतें जब्त ना हो। आप मुझे बताइए।
नहीं यदि नहीं, हम सही है। सब लोग संकल्पित होके अपने प्रभाव क्षेत्र में लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे और ऐप के माध्यम से उनकी जियो लोकेशन को टैग करते हुए जहां कहीं ये गड़बड़ करेंगे वहां पे अज्यूम करिए कि 2 लाख जो है ऊर्जा केंद्र पहुंच जाएंगे, तो आज इनकी गड़बड़ी करने की औकात खत्म हो जाएगी। सही है। आज खत्म हो जाएगी। 2024 में तो इन्हें पराजित करेंगे ही करेंगे। ये आज गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। और ये टेक्नोलॉजी तो हम अभी 1 महीने में 2 महीने में जमीन पे खड़ी कर रहे हैं, बहुत क्योंकि बहुत हम इसे बढ़िया। ऑलरेडी डीजी प्लस जब होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस थे, ये टेक्नोलॉजी मैंने आपदा में रिस्पॉन्स के लिए ऑलरेडी बनाई हुई थी। अच्छा। ये जी टेक्नोलॉजी जी। ऑलरेडी बनाई हुई थी। 5 लाख वॉलंटियर्स ऑलरेडी टैग किए जा चुके थे। अच्छा, तो तब वही टेस्टेड फिलॉसफी है जो है ना इसका। इसमें लगा के हम अपने जो है ऊर्जा केंद्रों को टैग कर देंगे और सबके पास जी। जो है ना क्राइम फ्री भारत का ऐप होगा। वो उसी समय चीजों को जो है ना रिकॉर्ड भी करेगा और उसको डेट टाइम लोकेशन से इनक्रिप्ट करते हुए हैश वैल्यू से लॉक कर देगा। तो उसे किसी भी कोर्ट में जो है डिफीट करना और उसको जो है ना गलत साबित हैम्पर करना करना किसी के मुश्किल हो लिए जाएगा। संभव नहीं होगा। वो एविडेंस जी इनफॉल्युबल हो जाएगा। तो जो जी अभी ये जी। फोर्सेस चाटुकारिता कर रही हैं, ये चाटुकारिता हम्म, करना उनके बस की बात नहीं होगी। हम्म, सही तो है। चूंकि मैं संकल्प ले ही चुका हूं आज कि अपराध हाँ मुक्त पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आज अवतरित होने का संकल्प ले लिया है। मैंने जो सोचा था बहुत कि बढ़िया। 2024 में मैं ये करूंगा, लेकिन हाँ कहते हैं पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। इतने सालों से इन दुष्टों ने सिद्ध कर दिया है कि ये वो आसुरी शक्ति हैं कुछ नहीं करेंगे। जो है ना तो अन्वय विनय प्रार्थना को मानेंगी और ना ही ये बेबस होंगी। लिहाजा इन आसुरी शक्तियों को देवी वरदान के तहत ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से अपने संकल्प से सभी को ऊर्जाकृत करते हुए इन दानवी शक्तियों को जो है ना अपन को नष्ट करना पड़ेगा, पराजित करना पड़ेगा। और जी किसी भी धर्म के लोग हों, वो जो नेगेटिव चीजें डाली गई हैं ये दुष्टता के कारण डाली गई हैं। हमको उस पर बहस करके उन दुष्टता के जितने भी प्रोविजन है उन्हें हटाना चाहिए। क्योंकि यदि अल्लाह का जो है पैगंबर या दूत जो है वो किसी की हत्या करने के लिए की बात नहीं कह सकता है। तो नहीं। ये तो या तो जो जिसने कहा है वो एक दुष्ट आत्मा थी, वो पैगंबर था ही नहीं। और हाँ या फिर जो है ना किसी ने बाद में जो है ना दुष्टता पूर्वक ऐसे गंदे क्लॉज डाल दिए हैं जो उस डाल दूत दिए। ने कहे ही नहीं है। हाँ मतलब दोनों में से तो एक बात सही है। अच्छा, दूसरी बात है कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम है, ईश्वर के दूत को यह भी नहीं मालूम था कि पृथ्वी गोल है भाई, चपटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मिलावट दूध ही नहीं है। तो उस मुझे मिलावट दूत उसी में ही लग रही है। बिल्कुल सही है, मिलावट तो वही है, हाँ। ओरिजिन में ही गलत है। अब उस व्यक्ति ने खुद 13 जो है ना बेगमों को रखा हुआ था और ये हाँ, तो उसका कैसे? पर्दे से लेके ढेर सारी इतनी चीजें सिर्फ इसलिए की थी, इसलिए हाँ, उसने जो है ना कहा कि जो ये मेरी पत्नियां हैं आपकी माँ है। क्योंकि इस्लाम में माँ को छोड़ के सभी को जो है ना आप अपनी पत्नी बना सकते हो, बहन को लेके सबको। तो वही इसलिए तो। वो इतना धूर्त आदमी था कि कहीं उसके लोग जो है उसकी पत्नियों पे नजर न डाले। तो उसने कहा ये तुम्हारी माँ है, क्योंकि माँ का ही एक रिश्ता पाक है इस्लाम में। वही तो वो एक ही चीज, तो क्या कितनी दुष्टता है उनके अंदर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि दुष्टता देखिए कि आप जो है वो क्या क्या कहते हैं उसको, हलाल ही कहते हैं नहीं क्या? हाँ, हाँ 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 हाँ। जिसमें जो है वो आपको दूसरे की जो है ना साथ सोना पड़ेगा तब आप जो है ना वो कर जी पाएंगे। तो हाँ। ये तो दुष्टता की दुष्टता है। और उसको हम ढो रहे हैं अभी तक। धो नहीं रहे हैं क्योंकि हमारा चरित्र गंदा है। हम राजनीति में राजनेता बनाना चाहते हैं, हम अपराधी चरित्र होने के बावजूद भी ये सब करना चाहते हैं। इसलिए हम जो है ना ये ढो रहे हैं, हम अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ढो रहे हैं। हमारे चरित्र में वो दृढ़ता और विश्वास नहीं है। हमने ये जो राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के लिए बात यही कही है कि जब टेक्नोलॉजी हम सोच पा रहे हैं, जब हम कानून हम सोच पा रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी हम सोच पा रहे हैं, तो हम इन मूर्ख गवार अपराधियों को कन्विंस करने में अपनी एनर्जी क्यों खर्च करें? सही है। क्यों खर्च करें बताइए ना मुझे। बिल्कुल सही कहा आपने। और यदि हम करेंगे भी, देखो दे हैव नथिंग बेटर टू डू। अब ये बताइए, जो हम हिंदू जिहादी भी कह रहे हैं, बहुत सारे जो है ना हिंदू कह के कह रहे हैं, ये दुष्ट जो है
जब आपका नरसंहार हो रहा होगा तो ये सब साले दड़बे में घुस जाएंगे और आप मर जाएंगे तो आपके नेता बन के जो है ना उससे नेता बनेंगे, एमएलए बनेंगे और मंत्री बनेंगे। इनके चेहरे को देख के भी कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है। लिहाजा हमें इवन जो ब्रूटल जिहादी फोर्सेस हैं उनको सामना करने के लिए भी क्राइम फ्री भारत के ट्रेंड वॉलंटियर्स पैदा करना पड़ेंगे जिनको आर्म देना होगा एंड वी हैव टू गिव एडुकेट रिस्पॉन्स ऑन द ग्राउंड इफ द पुलिस इज फेलिंग। जी हम पुलिस के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं जी। और पुलिस यदि अपना काम नहीं करती है तो उसे जेल जाने की व्यवस्था होना चाहिए, उसे सस्पेंड किए जाने की व्यवस्था होना चाहिए। और ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है ये कोई भी ऐसी व्यवस्था, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जो है वो ब्यूरोक्रेसी हो या पुलिस हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो है पोस्ट नहीं की जाएंगी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा। आप नियमों और कानून से उनके अकाउंटेबिलिटी लाइए। अभी ये जो है आप पैसे लेके पोस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है। चला आ रहा है, कर रहे हैं लोग, पैसे ले रहे हैं। चलिए तो सर्वेश जो है इस वार्तालाप को यहाँ वो करते हैं। मुझे लगा कि मैं आपको ये बताऊं कि आज मैंने ये संकल्प ले लिया है। आपने बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली ये देश में तो हो गई। अपने सभी लोगों में भिड़ जाइए, हम संकल्प और ज्यादा एनर्जी से काम करें। 2024 में बदलाव लाके रखेंगे और बहुत जल्दी जो है इन आसुरी शक्तियों को 2022 से 2024 के बीच में भी गड़बड़ी नहीं करने देंगे। ठीक है, ठीक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।